अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्ट्स की अक़साम। सॉल्ट्स कैसे बनते हैं ये तो हम देख चुके। अब सॉल्ट्स की अक़साम क्या हैं, कौन कौन सी किस्में पाई जाती हैं, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। बच्चों, आपकी आसानी के लिए मैंने इस लेक्चर को कुछ हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया है जिसमें आपको आसानी हो जाएगी कि किस तरह हम मुख्तलिफ़ अक़साम को स्टडी कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपको बताते हैं कि सॉल्ट्स की कितनी अक़साम होती हैं। जी, तो अज़ीज़ तलबा, हमारा टॉपिक चल रहा है 10.18 सॉल्ट्स की अक़साम, जिसमें से हम 3 अक़साम न्यूट्रल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स और बेसिक सॉल्ट्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और अभी जो बाकी 3 टाइप्स हैं उसको हम इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसमें से हम चौथी टाइप डिस्कस करेंगे जो इस लेक्चर की पहली लेकिन तसलसल में चलने से ये चौथी टाइप है, जिसका नाम है डबल सॉल्ट्स। अज़ीज़ तलबा, डबल सॉल्ट्स क्या है? जैसे कि आपको नाम में ही पता चल रहा है कि इसके नाम में डबल का वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका ताल्लुक 2 सॉल्ट्स के साथ होगा। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि डबल सॉल्ट बनता कैसे है, फिर हम उसकी तारीफ निकालेंगे। बच्चों, जब हम लेबॉर्ट्री के अंदर 2 सॉल्यूशंस लेते हैं मुख्तलिफ सॉल्ट्स के, 2 सॉल्यूशंस हम मुख्तलिफ सॉल्ट्स के लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि एक हमारे पास बीकर है, इसको हम सॉल्यूशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, जबकि एक हमारे पास और बीकर है और उसके अंदर हम किसी और सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाते हैं और उस सॉल्यूशन को हम सॉल्यूशन 2 या ए या बी कह लीजिए, सॉल्यूशन 1 या 2 का नाम देते हैं। ये जो सॉल्यूशन 1 है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये सॉल्यूशन 1 मैंने बनाया है पोटेशियम सल्फेट का, जिसका फार्मूला है K2SO4, पोटेशियम सल्फेट। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये हमने पोटेशियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया है पानी के अंदर। चूँकि पोटेशियम सल्फेट पानी में बड़े अच्छे तरीके से हल हो जाता है, तो हमने पानी के अंदर इसका सॉल्यूशन बना लिया। जबकि दूसरा सॉल्यूशन हमने बनाया Al2SO4 होल थ्राइस का, यानी एल्यूमिनियम सल्फेट का। तो 2 अलग, अजीज तलबा, 2 अलग सॉल्ट्स का मैंने सॉल्यूशन बनाया। लेकिन एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि इन दोनों का सॉल्यूशन हमने इक्विमोलर बनाना है। जो सॉल्यूशन होगा इन दोनों का वो इक्विमोलर होगा। अजीज तलबा, इक्विमोलर सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों चीज़ें जो आप मिक्स कर रहे हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स बराबर हों, एक जितने हों, तो उसका इक्विमोलर सॉल्यूशन होता है। यानी जितना आप इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं उतना ही आपने इसका मोलर सॉल्यूशन बनाना है। फ़र्ज़ कीजिए, फ़र्ज़ करने को कह रहा हूँ कि अगर आप इसकी मोलैरिटी लिख देते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि इसकी मोलैरिटी थी 0.1 मोलर, तो इसको भी 0.1 मोलर ही रखें। इक्विमोलर सॉल्यूशन लीजिए और इक्विमोलर सॉल्यूशंस 2 अलग सॉल्ट्स का, जैसे यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट का सॉल्यूशन है और एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, इन दोनों सॉल्यूशंस को, अजीज तलबा, इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दीजिए एक ही जगह पर। यानी एक और बड़े साइज का बीकर लीजिए और उस बीकर के अंदर इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दीजिए। अब ये दोनों सॉल्यूशंस का मिक्सचर आ चुका है। किस किस का? इसके अंदर हमने पोटेशियम सल्फेट का सॉल्यूशन भी डाल दिया, जो कि एक्वस सॉल्यूशन हमने बनाया था, और इसके अंदर एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन भी हमने डाल दिया, जो हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया था। तो दोनों को आपने मिक्स कर देना है और मिक्स करना है थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर डाल के। थोड़ा सा जैसे ही आपने इसको मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद अगला लम्हा क्या होगा? अगला मरहला ये होगा कि हम इसकी क्रिस्टलाइजेशन करेंगे और जिस इसकी जो क्रिस्टलाइजेशन हम करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है? क्रिस्टल्स बनाएंगे।
तो क्रिस्टल्स बनाने के लिए पूरा तरीका आपने पढ़ा है कि पहले आप इसको, जब इसका सोल्यूशन बन जाता है तो इसका सोल्यूशन बनाने के बाद हम इसको एक हीटिंग प्लेट के ऊपर रखते हैं जो बिजली से चलती है, वो इसको हल्का हल्का हीट करती है जिससे इसमें मौजूद पानी एवेपोरेट हो जाता है और पीछे ये क्रिस्टल्स रह जाते हैं, फिर हम क्रिस्टल्स को ड्राई करते हैं। तो जैसे ही हम इसकी क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो अजीज तलबा हमें समझ लगती है, हमें पता चलता है कि ये दोनों सॉल्ट्स आपस में जुड़ चुके हैं, इनकी आपस में फोर्सेस बन चुकी हैं, और जब इनकी आपस में फोर्सेस बन जाती हैं और ये आपस में जुड़ जाते हैं तो ये दो सॉल्ट्स के मिलने से एक नया सॉल्ट हमारे सामने आता है। उस सॉल्ट को असल में डबल सॉल्ट कहा जाता है। अजीज तलबा, जब हम इसकी क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन करने के नतीजे में एंड पे हमारे पास जो सॉल्ट आता है वो आता है K2SO4 डॉट। मैं डॉट इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि दूसरा सॉल्ट भी इसके साथ जुड़ चुका है। तो जो दूसरा सॉल्ट जुड़ा है वो है Al2SO4 थ्राइस, और इसके साथ 24 पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं, और इन पानी के मॉलिक्यूल्स को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का नाम देते हैं। जिन बच्चों को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में मसला है, जिनको अभी नहीं पता कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, वो इससे कबल रिकॉर्ड होने वाला लेक्चर खसूसियात, सॉल्ट्स की खसूसियात वाला जो टॉपिक है उसको ज़रूर सुने, उनको समझ लग जाएगी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। अजीज तलबा, ये जो सॉल्ट आपके सामने बन गया है, ये सॉल्ट चूंकि इन दोनों से बना है, पोटेशियम सल्फेट से और एल्यूमिनियम सल्फेट से बना है, इसीलिए इस सॉल्ट को पोटैश अलम कहा जाता है। तो ये पोटैश एलम कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें पोटेशियम भी है और एलम भी। और वैसे भी एलम आमतौर पे सॉल्ट्स की एक कैटेगरी का ही नाम है जो असल में डबल सॉल्ट्स ही हैं, और एलम वो होते हैं जिसके अंदर हमने एल्यूमिनियम सल्फेट को लिया होता है। फर्ज कीजिए अगर इसके साथ हम आयरन सल्फेट ले लेंगे तो वो पोटैश एलम की बजाय फेरिक एलम या आयरन एलम आप उसको कह सकते हैं, वो बन जाएगा। तो ये एक डबल सॉल्ट बन के हमारे साथ सामने आया, और इस डबल सॉल्ट के अंदर दोनों सॉल्ट्स की खसूसियात हमें नजर आएंगी। चूंकि इनका आपस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, तो ये हम ये नहीं कह सकते कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो बदल जाएंगी। ये इसके अंदर रहते हुए दोनों सॉल्ट्स अपनी खसूसियात को बराबर शो कर रहे होंगे। तो ये एक नई चीज़ तो बन गई है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, यानी ये अपनी पोटेशियम सल्फेट की प्रॉपर्टीज़ भी शो करेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट की प्रॉपर्टीज़ को भी शो करेगा। अजीज़ तलबा, ऐसे सॉल्ट्स को हम डबल सॉल्ट्स का नाम देते हैं। तो डबल सॉल्ट्स क्या हुए, यहाँ से हम तारीफ इसकी निकाल सकते हैं कि डबल सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स हैं जो दो सॉल्ट्स के इक्विमोलर सॉल्यूशंस को मिला के क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद बनते हैं। ऐसे सॉल्ट्स को हम डबल सॉल्ट्स का नाम देते हैं, और इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल पोटैश एलम है। और इसके अंदर पोटैश एलम के अंदर हमें नजर आएगा कि 24 पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़ चुके हैं, और इन 24 पानी के मॉलिक्यूल्स को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का नाम देते हैं। तो अजीज तलबा, ये है डबल सॉल्ट्स की एक आसान सी टर्म। तो पोटैश एलम इसकी शानदार मिसाल हमें नजर आती है। इसके अलावा हमारे पास चंद और एग्जाम्पल्स हैं, चंद और मिसालें हैं, जैसे कि मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट और अजीज तलबा, डबल सॉल्ट का जब फॉर्मूला आपके सामने लिखा होगा तो डबल सॉल्ट के फॉर्मूले से ही आप पहचान जाओगे कि वो किन से मिलकर बना है। मिसाल के तौर पे, जब पोटैश एलम का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है K2SO4.Al2SO4 थ्राइस, तो आपने समझ जाना है कि ये बन रहा है पोटेशियम सल्फेट से और एल्यूमिनियम सल्फेट के दोनों की क्रिस्टलाइजेशन से, इक्विमोलर सॉल्यूशन की क्रिस्टलाइजेशन से बन रहा है। इसी तरह अगर हम मोहर सॉल्ट की तरफ चलते हैं तो मोहर सॉल्ट आयरन सल्फेट से बनता है, यानी फेरस सल्फेट से बनता है। इसका फॉर्मूला देखें अजीज तलबा, इसका फॉर्मूला है FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट इसमें होता है NH4 ट्वाइस SO4, जबकि इसके साथ 6 पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं 6H2O। ये मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला है। तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये रहा आपके पास फेरस सल्फेट, जिसको आप आयरन सल्फेट भी कह सकते हैं, ये है अमोनियम सल्फेट। तो मोहर सॉल्ट
फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट के इक्विमोलर सॉल्यूशंस को आपस में मिला के क्रिस्टलाइजेशन करने के नतीजे में बनते हैं। इसके अलावा हमारे पास फेरिक एलम की एक मिसाल है। तो जिस तरह मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बता दिया कि एलम आमतौर पे वो है जिसके अंदर हम एल्यूमिनियम सल्फेट को इस्तेमाल करते हैं, तो आपने समझ जाना है कि ये फेरिक एलम का मतलब है कि इसके अंदर फेरिक सल्फेट हमें नजर आएगा और साथ में एलम नजर आएगा। फेरिक का लफ्ज हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आयरन के ऊपर हमें +3 चार्ज नजर आता है, जबकि यहां पे इस पे चार्ज +2 है, तो +2 वाला जो होता है वो फेरस सल्फेट होता है। इसका मतलब है यहां हमें फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। तो फेरिक एलम का जो फॉर्मूला है, और एक बात ज़हन में रखिएगा अजीज तलबा कि अगर आप इसको K2SO4.Al2SO4 थ्राइस .24H2O लिखते हैं तो भी ठीक है। अगर आप इस एल्यूमिनियम सल्फेट को पहले और पोटेशियम सल्फेट को बाद में लिखते हैं तो भी ठीक है, यानी इसमें किसी किस्म की कोई बंदिश नहीं है कि किसको पहले लिखना है। आम तौर पे हमारी प्रैक्टिस ये है हम K2SO4 को पहले लिख देते हैं। इसी तरह अगर फेरिक एलम में हम चलते हैं तो फेरिक एलम के अंदर फेरिक वाला हिस्सा भी आप पहले नंबर पे लिख सकते हैं, एलम वाला हिस्सा भी आप पहले नंबर पे लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, चूंकि इसमें एलम है और एलम का मतलब है कि एल्यूमिनियम सल्फेट भी होगा और पोटेशियम सल्फेट भी होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा K2SO4। एलम बनाने के लिए पोटेशियम सल्फेट की हमें जरूरत लाजमन पड़ती है। तो K2SO4 डॉट Fe2SO4 थ्राइस डॉट 24, इसके साथ भी 24 पानी के मॉलिक्यूल्स ही जुड़े होते हैं। तो ये फेरिक एलम जो है वो आपको नजर आ रहा है। अब ये फेरिक एलम किससे मिलके बन रहा है, गौर से देखें, इसमें पोटेशियम सल्फेट है, इसके अंदर आयरन सल्फेट, और आयरन किस फॉर्म में है, फेरिक की फॉर्म में, तो इस पे +3 चार्ज हमें ऊपर नजर आएगा। तो फेरिक सल्फेट और साथ में 24 पानी के मॉलिक्यूल्स। तो ये आपको अजीज तलबा, ये नाम से ही आपको समझ लग जाएगी कि ये कौन कौन से ऐसे सॉल्ट्स हैं कि जिनके मिलने से ये सारी की सारी चीजें बनती हैं। तो पोटैश एलम का फॉर्मूला गौर से देखें, K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O, इसके साथ 24 पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मोहर सॉल्ट में 6 पानी के मॉलिक्यूल्स हैं और फेरिक एलम के अंदर हमें 24 पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नज़र आते हैं। और हमें नज़र आ रहा है कि उसमें पोटेशियम सल्फेट, साथ में फेरिक सल्फेट और 24 पानी के मॉलिक्यूल्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम स्टूडेंट्स को ये डबल सॉल्ट का टॉपिक समझ लग चुका होगा। मैंने एक ही डबल सॉल्ट बना के जब 3 एग्जांपल्स दिए तो आप समझ जाएं कि बाकियों के अंदर भी यही होगा। तो जब आप मोहर सॉल्ट बनाएंगे तो एक सोल्यूशन बनाइएगा फेरस सल्फेट यानी FeSO4 का, एक बनाइएगा अमोनियम सल्फेट और उनकी क्रिस्टलाइजेशन कर दें। फेरिक एलम की दफ़ा एक बनाएं पोटेशियम सल्फेट का, एक बनाएं फेरिक सल्फेट का और उसकी क्रिस्टलाइजेशन कर दें। तो ये आपके पास डबल सॉल्ट की एक टाइप आ जाती है। चलते हैं 5वीं टाइप, आज के लेक्चर में दूसरी तसलसल से 5वीं टाइप में चलते हैं जिसका नाम है मिक्स्ड सॉल्ट्स। अजीज तलबा, ये मिक्स्ड सॉल्ट्स क्या हैं? मिक्स्ड सॉल्ट्स को आपने समझना है कि मिक्स्ड सॉल्ट्स कैसे बनते हैं और ये क्या होते हैं। इसके लिए आप सॉल्ट की बनावट अपने जहन में लेकर आए। आपने पढ़ा था कि सॉल्ट जब बनता है तो उसके अंदर एक कैटाइन होता है और एक एनाइन होता है, और जो कैटाइन होता है उसको हम बेसिक रेडिकल कहते हैं क्योंकि वो बेस से आता है, और जो एनाइन है उसको हम एसिडिक रेडिकल कहते हैं क्योंकि वो एसिड से आता है। ये हम बनावट में उसको पहले पढ़ चुके हैं। अब मिक्स्ड सॉल्ट्स क्या हैं? अजीज तलबा, मिक्स्ड सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स को कहा जाता है जिनमें एक से ज्यादा मुख्तलिफ एसिडिक या बेसिक रेडिकल होते हैं। तो इसमें एक से ज्यादा एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स पाए जाते हैं।
अजीज तलबा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप जब एसिडिक रेडिकल की बात कर रहे हैं तो एसिडिक रेडिकल का मतलब है जो एसिड में से आता है, और एसिड में से कौन आता है? एसिड में से हमेशा आपने पढ़ा है कि एनाइन आता है। और जब आप बेसिक रेडिकल की बात कर रहे हैं तो बेसिक रेडिकल का मतलब है जो बेस से आता है, और हमने पढ़ा है कि बेस से या अमोनियम आइन आता है या फिर कौन आता है? मेटल आइन आता है, जो कि केटाइन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मिक्स्ड सॉल्ट्स की दो डेफिनेशंस हो सकती हैं, दो तारीफें हो सकती हैं। पहली तारीफ क्या होगी कि ऐसे सॉल्ट्स जो एक से ज्यादा मुख्तलिफ एसिडिक या बेसिक रेडिकल्स जिनके अंदर पाए जाते हैं। और दूसरी डेफिनेशन, दूसरी तारीफ क्या हो सकती है? ऐसे सॉल्ट्स जो एक से ज्यादा, जिनके अंदर एक से ज्यादा केटाइन या एनाइंस पाए जाते हैं। मैं इसको समझाने के लिए आपको एक आसान सी एग्जांपल देता हूं, एक आसान सी बात आपको बता देता हूं। आप बस ये ज़हन में रखें कि मिक्स्ड सॉल्ट्स क्या होंगे? जिसके अंदर एक केटाइन होगा और हो सकता है उसमें दो एनाइंस आ जाए मुख्तलिफ, या फिर इसका उल्ट, एक एनाइन होगा और दो केटाइंस आ जाएंगे जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। इसमें मैं चंद एक एग्जांपल्स आपको देना चाहता हूं। उन एग्जाम्पल से आप बड़ी आसानी से इसको समझ जाएंगे। आपकी किताब में एक ही एग्जाम्पल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक से ज़्यादा एग्जाम्पल दे के आपको इस चीज़ को समझा दिया जाए। अजीज़ तलबा, हमारे पास एक एग्जाम्पल है CaClOCl। ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है, ये फॉर्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का। इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर है, इसका केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। केमिकल नेम इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। लेबॉर्ट्रीज के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत कम, इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। आप नाम पे गौर कर सकते हैं, अगर ब्लीचिंग पाउडर कहा जा रहा है तो इसका ताल्लुक इंडस्ट्रीज के साथ निकलेगा। अजीज तलबा, कई किताबों के अंदर CaClOCl को यूं लिखा गया है, CaOCl। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। कई किताबों के अंदर इसको यूं लिखा गया है CaOCl2। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, बल्कि इसमें Cl2 को हम यहां से अगर इस जगह लिखेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि इसमें एक Ca है, इधर भी एक Ca है, यहां पर भी एक कैल्शियम का एटम है, एक ही ऑक्सीजन है तीनों के अंदर, जबकि दो क्लोरीन है। तो आप इसको OCl को यहां लिख सकते हैं, OCl को यहां लिख सकते हैं, या फिर दोनों Cl को कंबाइन करके ब्रैकेट के बाहर 2 लगा सकते हैं। अजीज तलबा, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। जब इसको हम गौर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें जो कैटाइन है वो Ca होगा, यानी कैल्शियम का कैटाइन होगा। आप सब क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें एक ही कैल्शियम एटम है। तो जिस भी तरह से फॉर्मूला लिखा जाए, एक ही कैल्शियम एटम नजर आ रहा है, तो इसमें एक ही कैटाइन है। कैटाइन का मतलब है एक ही बेसिक रेडिकल है। जबकि जब इसको आयोनाइज करेंगे तो इसमें जो एनाइंस हमें नजर आएंगे वो दो तरह के नजर आएंगे। एक हमें नजर आ रहा है Cl नेगेटिव, जिसका नाम है क्लोराइड आइन, और एक हमें नजर आ रहा है OCl नेगेटिव, जिसका नाम है ऑक्सीक्लोराइड आइन। अजीज तलबा, इसको जो क्लोराइड आइन कहा जाता है, ये बहुत सारे बच्चों के लिए एक नई चीज है, इसलिए मैं इसका नाम यहां पे लिख देता हूं कि ये ऑक्सीक्लोराइड आइन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लीचिंग पाउडर में हमारे पास एक केटाइन है और दो मुख्तलिफ तरह के एनाइन हमें इसके अंदर नजर आएंगे। या फिर यूं भी कहा जा सकता है कि एक बेसिक रेडिकल है जबकि दो एसिडिक रेडिकल मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। अजीज तलबा, ऐसे सॉल्ट्स को मिक्स्ड सॉल्ट्स का नाम दिया जाता है। इसमें मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल्स और लिखना चाह रहा हूं। एक है NaKSO4। ये एक ऐसा सॉल्ट है जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम सल्फेट। सोडियम पोटेशियम सल्फेट जब आइंस में कन्वर्ट होता है तो ये भी आप गौर से देखें कि इसमें ऊपर वाली एग्जांपल से हम मुख्तलिफ चीज के हमारे सामने आ जाएगी। इसमें दो तरह के कैटाइंस बनेंगे, एक बनेगा सोडियम का कैटाइन और एक होगा पोटेशियम का कैटाइन। दो मुख्तलिफ कैटाइंस हमें नजर आ रहे हैं, जबकि एनाइन एक ही नजर आएगा, यानी SO4-2।
ऐसे सॉल्ट को भी मिक्स्ड सॉल्ट का नाम दिया जाता है, जिसमें दो मुख्तलिफ कैटाइंस यानी बेसिक रेडिकल्स जबकि एक एसिडिक रेडिकल हमें नजर आ रहा है। और ऊपर वाले सॉल्ट के अंदर दो एसिडिक रेडिकल्स थे और एक बेसिक रेडिकल हमें उसके अंदर नजर आ रहा है। ऐसे सॉल्ट्स को मिक्स्ड सॉल्ट्स कहा जाता है जिनमें एक से ज्यादा मुख्तलिफ एसिडिक या बेसिक रेडिकल्स पाए जाते हैं एट अ टाइम, एक ही वक्त में। अजीज तलबा, इसके अंदर आप सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट की एग्जांपल भी ले सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि जब आप इसको आयोनाइज करेंगे तो इससे सोडियम और पोटेशियम आइन दो मुख्तलिफ कैटाइंस यानी बेसिक रेडिकल्स और एक कार्बोनेट यानी एसिडिक रेडिकल हमें नजर आएगा। तो अजीज तलबा, ये थी पांचवी किस्म सॉल्ट्स की। अब आते हैं छठी और आखिरी किस्म पे, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। अजीज तलबा, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या चीज है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल से आप खुद ही समझ जाएंगे। मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं कंपाउंड का आपके सामने, जिसका फॉर्मूला है K4FeCN6। ये है उस कंपाउंड का फॉर्मूला। अजीज तलबा, ये दिखने में आपको बहुत मुश्किल लग रहा है फॉर्मूला। इस कंपाउंड का, ये जो मैंने आपके सामने सॉल्ट लिखा हुआ है, इस सॉल्ट का नाम है पोटेशियम फेरो साइनाइड। इसका नाम है पोटेशियम फेरोसायनाइड। अजीज तलबा, जब हम इस सॉल्ट को आइंस में कन्वर्ट करते हैं, जरा गौर से देखिए, इसको आइंस में कन्वर्ट करने से क्या होता है, इससे 4 पोटेशियम के आइंस बनते हैं। चूंकि K4 है तो 4 पोटेशियम के आइंस बनते हैं, जबकि पूरा इस हिस्से के ऊपर यानी जो FeCN6 है, इस पूरे हिस्से के ऊपर हमें -4 -4 का साइन हमें नजर आता है। हम कह सकते हैं कि जैसे ही ये आइंस में कन्वर्ट हुआ, इससे ये बना केटाइन, चूंकि इसके ऊपर मस्बत चार्ज है, और ये बना एनाइन, चूंकि इसके ऊपर मनफी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज वाला आइन है। गौर करें, गौर कीजिए, आपको पता चलेगा कि केटाइन इंतहाई सादा है, सिर्फ पोटेशियम आइन बन रहा है, इंतहाई सादा केटाइन है, जबकि एनाइन कितना कॉम्प्लेक्स है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस एक का स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स होगा कि इसके अंदर एक आयरन का एटम है, 6 कार्बन के एटम है, 6 नाइट्रोजन के एटम्स हैं। तो ये एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स किस्म का एनाइन हमारे सामने आ गया है। आप देखें, एक सिंपल केटाइन बना लेकिन एक कॉम्प्लेक्स आइन बना। ऐसा सॉल्ट जो आइन्स बनाने पर एक सादा आइन बना दे और एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स आइन बना दे, ऐसे सॉल्ट्स को कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स कहा जाता है। और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा केटाइन ही सादा बनाए, कभी कभार केटाइन इंतहाई कॉम्प्लेक्स हो जाता है और एनाइन सादा हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको तारीफ में बताया कि ऐसे सॉल्ट्स जो आइन्स बनाते वक्त एक सादा आइन बनाएं और एक कॉम्प्लेक्स आइन बना दें, ऐसे सॉल्ट्स को कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स का नाम दिया जाता है। यानी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स को चेक करने के लिए हमें उसकी आयोनाइजेशन करनी पड़ेगी। अगर उसमें एक सादा आइन बन जाता है और एक कॉम्प्लेक्स आइन बन जाता है तो हम उसको नाम देंगे कि ये वाकई ही एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट था। इसके अलावा एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, NiCO4। ये भी हमारे पास एक कंपाउंड है और इसका नाम है निकल कार्बोनाइल। अजीज तलबा, इस कंपाउंड का नाम है निकल कार्बोनाइल। आप समझ सकते हैं कि जैसे ही आप इसको आइंस में कन्वर्ट करेंगे, ये सिंपल सा निकल केटाइन बनाएगा और ये इंतहाई कॉम्प्लेक्स किस्म का एनाइन बन जाएगा। तो ये सॉल्ट भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स के अंदर ही आता है। इसके साथ ही
आज के इस टॉपिक के अंदर हमने 3 टाइप्स को पढ़ लिया और टोटल हमने सॉल्ट्स की 6 अक़साम पढ़ी हैं, जिनमें पहले नंबर पे हमने न्यूट्रल सॉल्ट्स, दूसरे नंबर पे एसिडिक सॉल्ट्स, फिर बेसिक, उसके बाद डबल सॉल्ट्स, फिर मिक्स्ड सॉल्ट्स और फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि सॉल्ट्स की ये तमाम अक़साम मेरे तमाम स्टूडेंट्स को समझ लग चुकी होगी। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। मैंने कोशिश की है कि हर एग्जाम्पल, हर किस्म के अंदर कुछ नई एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको ज़रूर प्रोवाइड की जाएँ। इसको अच्छे तरीके से करें, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। जी, तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि सॉल्ट्स की 6 अक़साम पाई जाती हैं। मैंने बहुत तफ़सील और मिसालें दे के आपको ये समझाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लग चुकी होगी। इंशाल्लाह अब अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।